हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नोट्स डिस्कशन वीडियो ऑफ चैप्टर 2 ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का, जो लास्ट के 3 पार्ट में हमने पढ़ा था। नोट्स डिस्कशन वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो फर्स्ट ये हमारा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, प्लस नोट्स हम उस फॉर्म में लिखते हैं जहां पे टर्म्स का डेफिनेशन बहुत क्लियर होता है, चीजें हम पॉइंट्स में लिखते हैं जो कि हमारे लिए इजी रहेगा एग्जाम के टाइम में उसे याद करना। प्लस जो मैं नोट्स बनाता हूं उसमें मेरा ये भी पॉइंट रहता है कि नोट्स हम उस तरीके से बनाएं जो कि एक तरह से हमारा प्रैक्टिस हो यूपीएससी के मेंस के आंसर लिखने का। सो नोट्स हमारा मल्टीपल पर्पस, नोट्स वाला वीडियो हमारा मल्टीपल पर्पस सॉल्व करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। हमारा चैप्टर 2 था ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है जो थीम 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर में ओशंस। अब ओशंस क्या होते हैं? तो डायरेक्ट डेफिनेशन है ओशंस वास्ट बॉडीज ऑफ सेलाइन वाटर कवरिंग 71% और 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। सो आंसर राइटिंग में हमेशा अगर कोई नंबर या कोई टर्म दिया जाए तो उससे ना आंसर की क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम आंसर यूपीएससी के आंसर में ओशंस के बारे में लिख रहे हो, ओशन के बारे में अगर कोई ये लिखता है कि मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय ओशियन, और कोई ये लिखता है कि 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशन, या 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द ओशन, 3/4 मोटा मोटी मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो नंबर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं जेनरिक वर्ड के जगह तो वो ज्यादा इंपैक्ट करता है। सारा नंबर क्रंच नहीं करना है, याद नहीं करना है, बट एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर है, वो याद कर लो, और जितना अगर उसे आंसर में लिखने से हमारी आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, सो एक सेकेंड। सो ये सिंपल रहा। वास्ट बॉडी ऑफ सेलाइन वाटर कवरिंग 71% और 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। दोनों लिख सकते हो ऐसे, या दोनों में से कोई एक भी याद रहे वो लिख सकते हो। दे आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। तो ओशंस क्या होते हैं? बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, जैसे रिवर भी वाटर बॉडी है, लेक भी वाटर बॉडी है, बट ओशन क्या है? दे आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। हमने पढ़ा है जैसे गल्फ, सी, दूसरे भी वाटर बॉडीज हैं, बट ओशंस क्या है? दे आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑफ अर्थ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ओशन के बारे में है, दे आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम वन ग्लोब ओशन सिस्टम्स, यानी कि कोई भी ओशन सेपरेटेड नहीं है दूसरे ओशन से, सारा ओशन इंटरकनेक्टेड है। मतलब हम एक ओशन से दूसरे ओशन में शिप से ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी लैंड की जरूरत के, जबकि लैंड पे ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉन्टिनेंट है जो कि डायरेक्टली दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड नहीं है, जैसे अमेरिका से यूरोप आना पॉसिबल नहीं है बिना सी ट्रेवल किए, और ऑस्ट्रेलिया से किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना पॉसिबल नहीं है। बट अगर तुम ओशन में हो तो सारे ओशन आपस में मतलब इंटरकनेक्टेड है, लैंड का रूट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो जो ओशन की बाउंड्री डिवाइडेड है वो हमने जैसे डिस्कस किया था वो कन्वेंशनल है, मतलब वो एज अ कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है, बट हमने अपनी सहूलियत के लिए डिफाइन कर लिया ताकि ओशंस को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जा सके। ठीक है, ये हो गया। अब मेजर सोर्सेस क्या है? ओशंस किस किस चीज का मेजर सोर्स है? एक तो क्लाइमेट रेगुलेट करने का मेजर सोर्स है। हमने देखा था कि कैसे रेन कॉज करता है ओशन। उसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे कि अर्थ का हीट डिस्ट्रीब्यूशन करने में, अर्थ को कूल डाउन करने में ओशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा मेजर सोर्स क्या है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन का मेजर सोर्स है ओशन। मोर देन 50% या ऑलमोस्ट 50 to 70% जो अर्थ का ऑक्सीजन होता है वो ओशन प्रोड्यूस करता है। और ओशन में भी एक फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसमें कोई साइंस का चैप्टर, बायोलॉजी के ये नहीं है कि डिटेल में पढ़ना। फाइटोप्लैंक्टन अगर नाम भी याद हो तो ये मोर देन एनफ है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओशंस में रहते हैं और जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मरीन बायोडायवर्सिटी का भी मेजर सोर्स है ओशन, क्योंकि जितने भी ज्यादातर फिश होते हैं, या तुम्हारे फिश मरीन डाइवर्सिटी हमने देखा था, जैसे फिश हैं, ऑक्टोपस है, या दूसरे फिश में भी वेल्स हैं, छोटी ट्रॉपिकल फिश है, या डॉल्फिन है, या तुम्हारा
शार्क है और दूसरे मरीन के जैसे मरीन के ऑर्गेनिज्म है। तो मरीन बायोडाइवर्सिटी का भी मेजर सोर्स हमारा ओशन है। जैसे फिश रिवर्स में भी होती हैं, तालाब में भी होती हैं, बट जितना ओशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेस होती हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टार फिश है या तुम्हारा जेली फिश है या दूसरे हैं या कोरल रीफ है, तो जितनी मरीन बायोडाइवर्सिटी ओशन में है वो शायद ही कहीं हो, तो ये भी एक मेजर सोर्स है। और ऑब्वियसली ओशन इतना बड़ा है तो बायोडाइवर्सिटी भी हाई होगी। ठीक है। अब यूपीएससी स्टाइल डेफिनेशन ओशन मतलब यूपीएससी स्टाइल नॉलेज एडिशनल है कि ओशन रेगुलेट्स ग्लोबल हीट बैलेंस थ्रू ओशन करंट। ये एनसीईआरटी में अभी मेंशन नहीं है, आगे होगा, बट जस्ट याद करने के लिए सो दैट तुमको चीजें पता रहे, जस्ट एक दिमाग में रखो ताकि फ्यूचर में जब डिस्कस करें तो ऐसा ना लगे कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस चीज को। सो ओशंस रेगुलेट्स ग्लोबल हीट बैलेंस थ्रू ओशन करंट। तो ओशन करंट के थ्रू ग्लोब में हीट को रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। इसका डिटेल कैसे करता है ये हम फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं ओशन डिस्कस कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट मेजर पार्ट है जो हमारा क्या है, जो हमारा है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मासेस। लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मासेस, क्योंकि लार्ज लिख दो जनरली, ये हमारा ओशन है। कवर्स 29% ऑफ द अर्थ सरफेस और 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। वहां हमने पढ़ा था जैसे कि ओशन 71% कवर करता है, तो ऑब्वियसली जो कॉन्टिनेंट होगा रिमेनिंग वो 29% कवर करेगा, क्योंकि टोटल अर्थ 100% है। अगर ओशन 3/4 कवर करता है तो हमारा कॉन्टिनेंट 1/4 कवर करता है। तो ओशन क्या है? लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मासेस है। तो लार्ज होना बहुत जरूरी है कॉन्टिनेंट्स का, क्योंकि छोटा है तो हमने पढ़ा था कि उसको दूसरे टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, मे बी आइलैंड यूज करते हैं या दूसरे चलते हैं। अब लैंड मास का जस्ट मैंने लिख दिया ताकि अगर, क्योंकि मैं ये नोट्स बना रहा हूं उन स्टूडेंट्स को या उन एस्पिरेंट्स को दिमाग में रख के कि जो कि पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। सो मैं कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहा हूं, जितना मुझसे हो सकता है चीजों का डेफिनेशन या मतलब मैं समझा देता हूं अपने वीडियो में। और मैं इनकरेज करता हूं जो भी मैं, अगर मैं जो चीज छोड़ भी देता हूं, जो एज्यूम कर लेता हूं कि तुम्हें आता है लेकिन उसका तुम्हें नहीं आता है मतलब, तो ऑलवेज गूगल में सर्च करके अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो। जैसे कुछ भी, मे भी तुमको बैलेंस का मतलब नहीं पता, ग्लोबल हीट का मतलब नहीं पता, हो सकता है कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट से हो, तो हमेशा जितना मैं बता दूं उतना लर्न तो करना ही है। उसके अलावा भी अगर तुमको चीजें नहीं आए तो वो तुम गूगल सर्च करके अपना सेपरेट नोट्स और सेपरेट वोकैबुलरी बनाओ। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर करना है। एक बार 6th क्लास की 7th क्लास की जब हम पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो मोटा मोटी सारे वर्ड्स और सारी चीजें तुमको पता हो जाएगा। तुम्हारा लेवल भी वही हो जाएगा जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट जो कि अच्छे से पहले से पढ़ रखे हैं। सारी वोकैबुलरी क्लियर हो जाएगी, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बस उन्हीं का एडवांस वर्जन होता है, जो एडवांस वर्जन भी क्या बोलते हैं, सोशल साइंस में वैसा नहीं होता है कि मैथ्स और साइंस जैसा एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, थोड़ा और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें ऐड कर दी जाती हैं। जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो कि साइक्लोन है, फिर आगे के क्लास में 11th में पढ़ोगे कि कैसे बनता है साइक्लोन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वैसा। ठीक है। सो कॉन्टिनेंट्स हमें पता चल गया। लैंड मासेस, अब जैसे कि किसी को नहीं पता, जैसे मैंने कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन दिया कि लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास है, किसी को पता है लैंड मास क्या होता है। लैंड मास इज नथिंग बट लार्ज बॉडी ऑफ लैंड को लैंड मास कहते हैं। ठीक है। जैसे ह्यूमन के भी लार्ज गैदरिंग को मासेस कहते हैं, तो वैसे ही लैंड मास तुम्हारा लार्ज बॉडी ऑफ लैंड हो गया। अब अगर ये तो जनरल एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन है, अगर यूपीएससी स्टाइल डेफिनेशन ज्यादा एक बेटर डेफिनेशन कॉन्टिनेंट का ये है, इनफैक्ट 6th क्लास के स्टूडेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये वाला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जिससे तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास डिस्टिंग्विश्ड बाय ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर। तो जो कल्चरल फीचर बना होता है ये, जैसे कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, ये हिस्टोरिकल रीजन से बनता है कि किस कॉन्टिनेंट की क्या हिस्ट्री रहेगी, उस हिसाब से उसके कल्चरल फीचर होते हैं। सो कॉन्टिनेंट एक लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास है, ये तो डेफिनेशन होना चाहिए, जो कि डिस्टिंग्विश्ड है, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन ज्योग्राफी,
जियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ ये वाला जो कॉन्टिनेंट है दुनिया में, तो अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये, एक मिनट, ये निकाल लेते हैं ताकि इजी रहे समझाना, और एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। ये सारे वीडियो ना मैं उस पर्पज से बनाता हूं ताकि तुम्हारा वीडियो के अंत तक आधी चीजें तुम्हें खुद ही याद हो जाए, तो तुम्हारा काम आसान हो जाए। तो ये जैसे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ दिख नहीं रहा होगा होपफुली मेरे इससे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चलो साउथ अमेरिका एक सेपरेट ज्योग्राफिकल फीचर है, उसी तरह से क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे जैसे कि एशिया हमारा एक यूरेशिया जो है ये एक ज्योग्राफिकल लैंड मास है, बट इसमें यूरोप के सेपरेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि कल्चरली डिफरेंस है, हिस्टोरिकली डिफरेंस है, इसलिए डेफिनेशन में हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट भी या हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट ऐड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफिकली जो सेपरेट लैंड मास है हम बस उसको डिफरेंट कॉन्टिनेंट कहते हैं। और एक तुम्हारा जैसे अंटार्कटिका, अब जियोलॉजिकल जैसे ये पूरा आइस से बना है और साउथ अलग है, तो इसको एक कॉन्टिनेंट कह दिया। बट यूरेशिया, एशिया और यूरोप का एग्जांपल ये सिग्निफाई करता है कि हम कल्चरली भी इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो एशिया का कल्चर है, यूरोपियंस मानते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारे अंपायर, हमारा डेवलपमेंट उससे डिफरेंट है। और जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या उससे पहले जैसे जैसे अंपायर बना था, रोमन अंपायर दूसरा, तो हम मोटा मोटी समझेंगे कि जो यूरोप है और उनके कंट्री की जो हिस्ट्री है वो शेयर्ड कॉमन हिस्ट्री है, और इधर रशिया और चाइना और इंडिया की हिस्ट्री अपनी सेपरेट हिस्ट्री है, तो वो हिस्टोरिकली और कल्चरली डिफरेंट है, इसलिए हम उनको एज अ सेपरेट वो मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्लियर है कि क्यों यहां मैंने डेफिनेशन में कल्चरल फीचर भी ऐड किया। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कंटिन्यूअस लैंडमास डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल एंड कल्चरल। अब यहाँ पे जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल कंफ्यूजन है, ये मैं आगे क्लियर कर देता हूं, अगर जिनको भी कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा था जब मैं ये डेफिनेशन देख रहा था, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट को भी हो रहा था, तो वो इस तरह से जैसे जैसे मुझे जो भी चीज लगेगी कि मुझे ऐड करना चाहिए वो मैं ऐड करता जाऊंगा। और नोट्स का यही मतलब है कि चीजें याद हो जाएंगी, हो जाएं, हर चीज टर्म्स क्लियर हो, और फ्यूचर में नोट्स हम फर्दर कंसाइज करते रहेंगे। ठीक है, पहले ऑलवेज ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड नोट, उसको रिवाइज करो, फिर तुम देखोगे कि डिटेल्ड नोट में कुछ चीजें तुमको लगेगी यार यार ये तो पता ही है, इसको फिर बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो, और ये चीजें हैं जो मुझे याद नहीं रहती है, जो नेक्स्ट नोट्स बनता है वो उन चीजों को बनता है जो तुम्हें याद नहीं रहती है। फिर विद द टाइम रिविजन तुम्हें कुछ चीजें याद हो जाती है, फिर कुछ चीजें बच जाती है, तुमको लगता है कि यार एग्जाम से पहले ये देखना जरूरी है, तो तुम्हारा नोट्स जो सेकेंड थर्ड इटरेशन ऑफ नोट्स होता है वो छोटा होता जाता है, और विद द टाइम एग्जाम से पहले इतना छोटा हो जाता है कि पतले पतले नोट्स हर चैप्टर सब्जेक्ट के हो जाते हैं, जो कि रिवाइज करना इजी होता है एग्जाम से पहले। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्लियर हो गया। अब ओशंस एंड कॉन्टिनेंट का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो क्लाइमेट ऑफ द अर्थ में ओशन और कॉन्टिनेंट का इफेक्ट होता है। हमने पढ़ा है कि रेन में, इनफैक्ट साइक्लोन में, स्टॉर्म में, और भी दूसरे इसमें क्लाइमेट को अफेक्ट करता है ओशन और कॉन्टिनेंट। ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ, ऑब्वियसली हम तो कॉन्टिनेंट पे ही रहते हैं, ऊपर से जब हम ऊपर से सी का भी बहुत इंपैक्ट है, तो ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट, हर प्लांट का, हर एनिमल का और हर ह्यूमन का अफेक्ट करता है कॉन्टिनेंट और ओशन। ठीक है, और अर्थ है ही क्या, कॉन्टिनेंट है या तो ओशन है। ठीक है, और हमारे डेली लाइफ्स को भी इफेक्ट करता है। डेली लाइफ जैसे अभी गर्मी पड़ रही है ज्यादा, ये भी वही कॉन्टिनेंट और ओशंस के इफेक्ट से तुम देखोगे। जब बारिश होगी वहां भी कॉन्टिनेंट और ओशन का इंटरप्ले होगा, जब ठंडा जाएगी वहां भी कॉन्टिनेंट और ओशन का लोकेशन और चीजें होती हैं। अब जैसे कोस्टल एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर है, वहां भी कोस्ट ओशन और कॉन्टिनेंट का है, उसी तरह से सो हमारा ओशन और कॉन्टिनेंट का इफेक्ट ऑलमोस्ट हमारी डेली लाइफ पे है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे है, और अर्थ के क्लाइमेट पे तो है। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जस्ट जो कि यहाँ मैंने डिस्कस किया था कि जिसको ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल में बहुत डिफरेंस नहीं है पता है, तो मोटा मोटी देखो चीजें सेम है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, वैसे जियोलॉजी और ज्योग्राफी एक ही ज्योग्राफिकल स्टडी का पार्ट है, बट दोनों फोकस किस चीज पे करता है, इसके वजह से दोनों सब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं। जैसे जियोलॉजी इट डील्स विद द इंटीरियर कंपोजिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग रॉक फॉर्मेशन एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। सो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं ये हम फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे, बट ये
मोटा मोटी समझो कि जियोलॉजिस्ट वो आदमी होते हैं, जियोलॉजी उसी की स्टडी है जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ता है कि अर्थ का जमीन किससे बना है, क्रस्ट किससे बना है, अर्थ खोदने से और अंदर क्या है, और अंदर क्या है, पूरा अर्थ का फॉर्मेशन कैसे है, बीच में कोर है, उसके अलावा अर्थ की हिस्ट्री, अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी, पहले ओशियन हुआ था, नहीं हुआ था, कॉन्टिनेंट सारे इसी शेप में थे कि पहले अलग थे। तो इस तरह का अर्थ का इंटीरियर और अर्थ की हिस्ट्री पे जो फोकस करे, उसके रॉक कॉम्पोजिशन पे, उसके इंटीरियर पे, कि मतलब रॉक बनता है सिलिका से बना है कि आयरन से बना है कि किस चीज से बना है, तो वो जो उस मतलब अर्थ को एज अ प्लैनेट की तरह लेके जो स्टडी होती है वो जियोलॉजी होती है। ठीक है, एक तरह से लैंड की स्टडी हुई, उसके इंटीरियर की स्टडी हो। तो इसी तरह से इसलिए जो मान लो कि तेल वेल जहां पे खुदाई होती है या कहीं पे ब्रिज बनना होता है, वहां पे लैंड स्टेबल है कि नहीं, तो वहां पे जियोलॉजिस्ट को लाया जाता है, क्योंकि वो अर्थ के उसके इंटीरियर के उसके कंपोजिशन, उसके रॉक के कंपोजिशन के बारे में एक्सपर्ट होते हैं। ज्योग्राफी एक जेनरिक है। ज्योग्राफी इट फोकस ऑन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर एंड सरफेस। तो स्पेशियल मतलब अर्थ के अंदर का ज्यादा फोकस नहीं करता है, अर्थ के ऊपर के जो फीचर्स हैं, जैसे चाहे माउंटेन है या प्लेन है या ओशन है या रिवर्स हैं या ग्लेशियर्स हैं, जो अर्थ के सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट ह्यूमंस हैं, पॉपुलेशंस हैं, अब जो घर बनाते हैं उसका शेप है, शहर है, ये सारा चीज का जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे रिवर्स क्लाइमेट और ह्यूमन पॉपुलेशन, ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है, ये ज्योग्राफी है इन जनरल। ठीक है, तो जियोलॉजी अर्थ को एज अ प्लैनेट स्टडी करता है, मतलब उसका हिस्ट्री, उसका इंटीरियर और कंपोजिशन, और ज्योग्राफी अर्थ का स्पेशल मतलब अर्थ के सरफेस पे जो फीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैंड के फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, या ह्यूमन का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको ज्योग्राफी स्टडी करता है, फोकस करता है प्रेजेंट सरफेस पे। और जियोलॉजी एक तरह से इंटीरियर, कंपोजिशन और पास्ट अर्थ के हिस्ट्री पे भी फोकस करता है। तो क्लियर है चीजें। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में भी था, इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो मतलब होता है एम एंड बिलीव, वो है शम नो वरुणा, शम नो वरुणा, बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण। तो ये है कि हम पे अपनी कृपा बनाए रहे, बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण। वरुण क्या है? वरुण कौन है? वरुण वैदिक डीटी है, मतलब वैदिक टाइम के में, जैसे अभी हो सकता है वरुण देव की उतनी पूजा नहीं होगी, अभी दूसरे डीटी हैं, जैसे श्री राम है या कृष्ण है या भगवान शिव है, उनकी पूजा ज्यादा होती है। लेकिन वैदिक टाइम में दूसरा इंद्र की, वरुण की, अग्निदेव की, इनकी ज्यादा पूजा होती थी, वो हम एज ए हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वरुण वैदिक डीटी है, एसोसिएट। और वेदास में वैदिक डीटी बस ऐसा नहीं है कि कोई अब नहीं करता है, मे बी वेदास में इनका मेंशन है प्रॉपर्ली। तो वैदिक डीटी है, वैदिक टाइम के डीटी हैं, और वेदास में इनके रिलेटेड बहुत हाइम्स होंगे। एसोसिएटेड विद ओशंस, तो ये ओशन से एसोसिएटेड है, ओशंस, स्काई एंड वाटर इन जनरल। तो स्काई से बेसिकली वही क्लाउड और पानी बरसाने से, और वाटर इन जनरल से वरुण देव हमारे एसोसिएटेड है। तो चूंकि इंडियन नेवी हमेशा वाटर पे चलती है या वाटर से डील करती है, तो मतलब तो वरुण देव की कृपा अगर उन पे बने रहे, वरुण देव उन पे ऑस्पिशियस रहे, सो उनके लिए बेटर रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना मोटो ये रखा है शमनो वरुणा। ठीक है, तो इसमें जो भी वर्ड का, जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे ऑस्पिशियस का तुमको मतलब नहीं पता, जस्ट गूगल करो, पता करो क्या है उसका मतलब। ठीक है, और या शमनो वरुणा लिख दो, बोलो कि हिंदी में इसका मतलब क्या है। जस्ट इस तरह की क्यूरियोसिटी रखो, चीजें रखो, ये एक ही बार लर्न करोगे। एक बार जब ये नॉलेज तुम्हारे अंदर आ जाएगा, एग्जाम के टाइम में बस नोट से फैक्ट्स ही याद करना बचेगा, बनना, और तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा होगा उस बात से, जस्ट कि तुम्हारे अंदर नॉलेज कितना है। सो नॉलेज गेन करना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एग्जाम से पहले हम नॉलेज गेन नहीं करते हैं, एग्जाम से पहले हम फैक्ट्स याद रखते हैं, ताकि जो हम नॉलेज आंसर में लिखें उसको और अच्छे तरीके से लिख पाए। जैसे कि मैंने ये बोला था कि परसेंटेज और दूसरी चीजें लिखने से आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ क्या है? अर्थ
हमारा अर्थ को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे वाटर है, ऊपर से देखने पे अर्थ ब्लू लगता है। वाटर ऑलमोस्ट 71% या 3/4% है। लैंड हमारा 1/4% है या 29% लैंड है अर्थ पे। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, नो रियल बाउंड्रीज। ओशन आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई रियल बाउंड्री नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, जैसे कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड डोमिनेट करता है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था, जैसे कि हमने ये वाले पिक्चर में देखा था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां लैंड डोमिनेट करता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड डोमिनेट करता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सी डोमिनेट करता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड डोमिनेट करता है, बहुत बार इसको लैंड हेमिस्फीयर भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लैंड डोमिनेट करता है। अब ऐसा नहीं कि पानी से ज्यादा लैंड है, बट कंपोजिशन देखो तो 40% लैंड है यहाँ पे ऑलमोस्ट। और ये वाला जो साइन मैं बनाता हूं कभी भी, ये अप्रोक्स होता है, ठीक है, तो मोटा मोटी मतलब अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली अब डॉट डॉट में कोई मतलब नहीं है उसका लिखना, और याद करना भी जरूरत नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 40% लैंड है और 60% वाटर है। सदर्न हेमिस्फीयर हमारा क्या है, वाटर डोमिनेट करता है, और इसके लिए इसको बहुत बार वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पे सिर्फ 20% लैंड है और 80% वाटर है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40-60 का रेशियो है लैंड और वाटर में। तो इसलिए मोटा मोटी लैंड ऐसा नहीं है कि वाटर से बहुत कम है, बट यहाँ पे देखो सिर्फ 20% लैंड है सदर्न हेमिस्फीयर में, और 80% सदर्न हेमिस्फीयर हमारा, 80% वाटर है। तो ऑलमोस्ट 80% तुम्हारा वाटर है, और जबकि यहाँ पे तुम्हारा 60% वाटर है, और यहाँ पे तुम्हारा 40% लैंड है, और यहाँ पे तुम्हारा ओनली 20% लैंड है। ठीक है, ये मैं माउस से लिखना इसलिए राइटिंग का वो मत देखना। ठीक है, अब स्मॉलर एक्सटेंशन ऑफ ओशन, हमने ये पढ़ा था कि ओशन को फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं, या उनका ओशन का एक्सटेंशन ही है। तो ये सारे पार्ट जो सी, बे और गल्फ पढ़ेंगे, ये ओशन के पार्ट ही हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन का पार्ट नहीं है, जैसा हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो अब सी क्या है, अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट इज स्मॉलर देन द ओशन। तो सी भी मोटा मोटी तुम्हारा ओशन के जगह लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है, जो कि ओशन से बस छोटा है, बस इसका यही डेफिनेशन है। और पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। और सी का ये भी है कि पार्टली हो सकता है 2 पार्ट 3 पार्ट से, या कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। तो तुम बहुत सारा ऐसा सी आगे पढ़ोगे, जैसे कैस्पियन सी, वो सी, उनको डिबेट है कि लेक लेक कोई कहता है, कोई सी कहता है, बट नाम सी है तो हम सी मान के चलते हैं। तो वो कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड होती हैं। और तुम्हारा कुछ सी, जैसे कि हमारा इंडियन ओशन में, जो इंडियन ओशन है, तो जैसे कि ये ग्लोब में देख लो, तो ये जो तुम्हारा हमारा यहाँ पे ये अरेबियन सी है, तो और ये इंडियन ओशन है। तो अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट है। तो वो तुम्हारा पार्टली मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा मतलब इस साइड से, नदर्न साइड से एक तरह से लैंड से घिरा हुआ है, और साउथ साइड से सी वाटर से। ठीक है, अब अरेबियन सी इंडियन ओशन में एक एग्जांपल है। सो अरेबियन सी ये वाला, इसमें एक बार फोटो देख लेते हैं यार इंडिया का। जस्ट चीजें मैं रिवाइज करता रहता हूं। तो इंडिया के इस साइड में हमारा अरेबियन सी है, अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो ये वाला एरिया हमारा अरेबियन सी है। जो अरेबिया के पास है तो मे बेसिकली अरेबियन सी है, बट इंडियन ओशन का ही पार्ट है। उसी तरह से ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन रीजन में अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो तुम्हारा ब्लैक सी, अगर जस्ट एग्जांपल देखो सी, तो तुम्हारा ये मेडिटेरेनियन, यहाँ यूक्रेन, रशिया और टर्की के बीच में, अगर मैं ये ओपन किया तो ये तुम्हारा ब्लैक सी है। अच्छा, तो उतना ही छोटा, ठीक है। तो जैसे कि ब्लैक सी है तुम्हारा यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की के बीच वाला एरिया, तो ये तुम्हारा ब्लैक सी, ठीक है। सो क्लियर है? तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर तो ये वाला जो रीजन है, इसमें अगर तुम ये देखोगे कि अर्थ का, ग्लोब का, तो यहाँ पे ग्लोब क्लियर नहीं है, जस्ट ऐसे ही मजे के लिए वो कर रहे हैं हम लोग, ताकि चीजें क्लियर हो जाए विद पार्ट। तो इस वाले इसमें ये तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है। मेडिटेरेनियन सी चारों तरफ से ऑलमोस्ट लैंड से सराउंडेड है। ये तुम्हारा अरेबियन सी था, ये थोड़ा तरफ लैंड से ना, और ये तुम्हारा ब्लैक सी है, ठीक है, यूरोप के अंदर
होपफुली यही है ब्लैक सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी के ऊपर वाला ब्लैक सी है तुम्हारा, ठीक है। तो सी अब क्लियर हो गया। मतलब छोटा, ये भी लार्ज बॉडी है बट ओशन से छोटा होता है और पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड होता है। एग्जांपल हमने देख लिया कि इंडियन ओशन पार्टली सराउंडेड बाय लैंड है नॉर्थ साइड से, और जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी हुआ, मेडिटेरेनियन सी हुआ, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ये तुम्हारा कंप्लीटली सराउंडेड बाय है। तो ब्लैक सी तुम्हारा कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से, और वो है अटलांटिक ओशन का पार्ट। तो ये जो तुम्हारा ये वाले में एग्जांपल है, तो ये हमारा ब्लैक सी है, ये कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से, और ये तुम्हारा अटलांटिक ओशन का पार्ट है, और ये वाला जो तुम्हारा जो भी एक्सटेंशन है, ये तुम्हारा इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें फर्दर मैंने एग्जांपल दिया है सी का। अब जैसे कुछ है कि सी कहलाते हैं, जैसे कि कैस्पियन सी है, ये इनलैंड, कैस्पियन सी है इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक भी कहते हैं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा है ये, इसको इसलिए सी नेम दे देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत बार जो नेमिंग कन्वेंशन है वो बहुत क्लियर कट नहीं है। जैसे कैस्पियन सी है, बट इसको लार्जेस्ट लेक भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह से, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल अगर तुम कैस्पियन सी देखोगे, ठीक है, तो ये वाले में ब्लैक सी के बगल में हमारा कैस्पियन सी है, ठीक है। सो ब्लैक सी के बगल में कैस्पियन सी है, तो ये वाला तुम्हारा ये मेडिटेरेनियन सी हो गया जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है, और ये तुम्हारा ब्लैक सी हो गया, और ये तुम्हारा कैस्पियन सी हो गया। तो ये देखो कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड है। तो बहुत बार इसको क्योंकि लेक को वैसा बॉडी कहते हैं जो कि कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड होता है, तो इसको हम वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैस्पियन सी, अब कोई एज एग्जांपल अगर सी का भी लिख दो तो कोई वैसा दिक्कत नहीं है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो ये सी कहलाते हैं कैस्पियन से, जबकि ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। रेफरेंस टू द सी ड्यू टू इट्स इमेंस साइज। अब देखो इतना बड़ा साइज है कि ऑलमोस्ट कंट्री देख लो, तुर्कमेनिस्तान है, टर्की है, उनके कंपेरेबल साइज का है, तो इसको लेक कहना एक तरह से इनकी वो लगती है तौहीन, तो इसलिए इनको सी कह देते हैं, ठीक है, इमेंस साइज। उसी तरह से डेड सी भी एक सी है, जो कि सॉल्ट लेक कहलाता है। यहाँ बहुत हाई डेंसिटी वाटर का, इसमें सॉल्ट का होता है वाटर का, तो इसमें डूबना इजी नहीं होता है, लोग जाते हैं तो वहां तैरते हैं। तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, इसमें तुमको जस्ट याद कर लो, याद रखोगे तो हमेशा काम आएगा, क्योंकि यूपीएससी नेक्स्ट क्लास में भी फिर से जब पढ़ेंगे तो चीजें पक्की याद हो जाएगी। और इनके बारे में, किसी के बारे में भी तुम क्यूरियस हो तो ये एक तरह से तुम्हारा होमवर्क है कि घर पे जाके या इंटरनेट पे इनका लोकेशन देखो, एटलीस्ट बस ये देखना है कि मैप में कहाँ पे है, ठीक है, ताकि तुमको विद द टाइम ये सारे सी और ये एग्जांपल हो जाए। और ये तो यार बहुत पता है, यूपीएससी के क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम द कंट्रीज सराउंडिंग द कैस्पियन सी, प्रीलिम्स में आता है, या इसमें से कौन सी कंट्री है जो कैस्पियन सी को वो नहीं करती है, बॉर्डर नहीं करती है। तो फिर सोचो कितना इजी क्वेश्चन होगा अगर तुमको जस्ट उसका लोकेशन और आसपास का ज्योग्राफी याद होगा। तो इसलिए ज्योग्राफी मैप देख के ही पढ़ना है अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इनफैक्ट नॉर्मल भी अगर क्लास 6 के भी स्टूडेंट हो, अभी से हैबिट बना लो कि ज्योग्राफी जब भी पढ़ो तो मैप देख के पढ़ो। कोई भी कंट्री का नाम सुनो, कोई भी लेक का नाम सुनो, तो ऑलवेज रेफर टू द मैप, ठीक है। तो सी क्लियर हो गया क्या होता है। अब आते हैं बे। बे क्या है? सिंपली अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड। तो ब्रॉड इनलेट है सी, एक तरह से सी का ही एक्सटेंशन है जहां पे लैंड तुम्हारा अंदर कर्व करता है, सी या ओशन का। तो तुम्हारा बे ऑफ बंगाल है, एक एग्जांपल तुम्हारा बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन का पार्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बे है। तो मैंने अब तक दिखा दिया, अब बार बार रेफर नहीं करते हैं। जब हम एनसीईआरटी का चैप्टर वाला वीडियो देख रहे थे तब हम अलग अलग पिक्चर खोल के हमने चीजें देखी हैं, तो अब मैं गो थ्रू करता हूं नोट्स फास्टली। सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें से तुम लोग को जो भी चीज, जैसे हडसन में मैंने लिख दिया, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा होमवर्क है कि जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गूगल करो कि क्या है हडसन बे और कैसा दिखता है, ठीक है। तो जैसे बे ऑफ बंगाल किसका है? इंडियन ओशन का पार्ट है, और तुम्हारा वर्ल्ड लार्जेस्ट बे है। ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल इतना बड़ा है, हमें ऑलरेडी पता है, जैसे ये लास्ट टाइम दिखा रहा हूं कि ये पूरा जो हमारा है ये बे ऑफ बंगाल था, ठीक है।
और इंडिया के मैप में ये बे ऑफ बंगाल इतना बड़ा है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट बे है तुम्हारा। उसी तरह से हडसन बे है, आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, कनाडा आपके पास है। तो जस्ट गूगल करो, मैप में देखना, मैप में जाके कहाँ पे हडसन बे है। अगर नहीं भी देखना कोई बात है, बस ऐसा नाम याद रखो बे के एग्जाम्पल में, आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, कनाडा में। उसी तरह से बे का क्या होता है, इस तरह का इनलैंड होता है कि मतलब अंदर की तरह कर्व होता है, चारों तरफ ये लैंड से होता है। और बे का क्या होता है, जो माउथ होता है इसका वाइड होता है, ये कंप्लीटली मतलब कर्व हो रहा होता है, बट इसका जो माउथ होता है, मतलब जो कनेक्ट करता है इसको सी से, वो बहुत वाइड होता है। जैसे कि बे ऑफ बंगाल के केस में भी देखेंगे, देखो माउथ इतना वाइड है जो कि इसको इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सी होता है या ओशन भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा गल्फ क्या आता है, गल्फ सिंपली बे ही है जो जिसका माउथ थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विथ लैंड, तो ऑलमोस्ट ये नियरली सराउंडेड विथ लैंड रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इसकी ओपनिंग होती है बहुत कम होती है, तो एक तरह से कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड होता है, तो वो तुम हमारा गल्फ है। अब एग्जांपल है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, पर्शियन गल्फ है, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। जैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ, ये तुम्हारा यहाँ पे ये मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसको ट्रम्प भैया ने गल्फ ऑफ अमेरिका नामकरण कर दिया है। तो ये देखो कि इसका माउथ, ये वाला तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका माउथ देखो कंपैरेटिवली कितना छोटा है, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय तुम्हारा ये है सी है, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड है। और जबकि यहाँ पे बे है बंगाल का, तो देखो ये इसका माउथ वाइड है, इसका माउथ छोटा है। सो इस तरह का जस्ट डेफिनेशन याद रखो, ये टिपिकल एग्जांपल है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको मैंने दिखा दिया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, पर्शियन गल्फ, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खुद सर्च करो अगर ये। ठीक है, एक अच्छी चीज है खुद से लर्न करना। ठीक है, तो गल्फ का क्या है, लैंड इधर है, ये भी इनवर्ट जाता है, बट इसका नैरो माउथ ओपनिंग होता है। अब जस्ट मैंने थोड़ा और डिटेल के लिए दोनों में ना डिफरेंस ऐसे किया, क्योंकि ये भी एक आंसर लिखने का तरीका है। तो मेरा नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट देखो, तुमको इस नोट से क्या क्या सिखा रहा हूं मैं, कि चीजें पॉइंट में लिखो। ठीक है, पैराग्राफ में मत लिखो, इस तरह से एरो बना के लिखो, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करो। ये सारा चीज जो है, ये नोट्स का ये आंसर राइटिंग का पार्ट है। यूपीएससी के फाइनल आंसर में इसी तरीके से लिखना है आंसर। ठीक है, उस तरह से एक और होता है कि कभी भी जैसे दो क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि दो चीज में डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो एक चीज के बारे में पूरा पैराग्राफ लिख लो, फिर दूसरी चीज के बारे में पूरा पैराग्राफ लिख लो। ये बेकार तरीका भी है, एक तो टाइम भी तुमको ज्यादा लगेगा, और जो चेक करने वाला है उसका भी सर दर्द हो जाएगा कि तुम डिफरेंशिएट करते नहीं। तो कभी भी दो चीज में अगर डिफरेंशिएशन करनी है, तो बेस्ट वे है इस तरह से टेबल बना लेना कि बीच में वर्सेस, एक तरह से तुम मैच करवा रहे हो उन दोनों में। तो गल्फ और बे में अगर कभी डिफरेंस आ गया, तो ये है कि गल्फ आर जनरली क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, डीपर होते हैं, गहरे होते हैं। बेस जनरली स्मॉलर होते हैं, शैलोअर होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं और शैलोअर होते हैं, जनरली है ये वर्ड, एक्सेप्शन भी होता है। मोर इनक्लोज विथ नैरो ओपनिंग, तो जैसे हमने गल्फ में देखा था कि ये मोर ज्यादा इनक्लोज होते हैं, और इनका जो माउथ होता है वो नैरो होता है। और बे में क्या होता है, जनरली वाइडर ओपनिंग होती है, ओपन एंट्रेंस होता है, और वाइड माउथ होता है, और लेस इनक्लोज होते हैं, मतलब तीन साइड से होंगे, इस तरह से होंगे, जबकि गल्फ ऑलमोस्ट इनक्लोज हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में लिख लो कि देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल बाउंड डेफिनेशन, कोई स्ट्रिक्ट, बस ये है कि इन्वर्ट कर्व करते हैं, बट वैसा कोई साइज और वो लेके ना कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। सम ज्योग्राफिक फीचर मे बी नेम एज बे डिस्पाइट बीइंग लार्ज, जैसे जनरली बे छोटे होते हैं, बट जैसे बे ऑफ बंगाल है इतना बड़ा है, तो कुछ जो फिजिकल फीचर है उनको बे कह दिया जाता है, ऑल तो वो बड़े होते हैं। एंड और या तो गल्फ कह दिया जाएगा, जबकि वो छोटे साइज में है फिर भी गल्फ कह दिया जाता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नेमिंग कन्वेंशन, कि पास्ट में किसी को लगा होगा कि ये छोटा है तो बे नाम दे दिया, किसी को लगा होगा बड़ा है तो उसके बाद में उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की गई, इतना कोई मार काट नहीं है। तो हिस्टोरिकली जिसका नाम जो बे रख दिया वो बे मान के चल रहे हैं, जो गल्फ रख दिया वो गल्फ मान के चल रहे हैं। बट जनरल जो डेफिनेशन है, ये बेसिकली जो एक्सेप्शन है ये साइज से रिलेटेड ही है, लेकिन जो मेन जो डेफिनेशन है जो कहीं भी एक्सेप्शन नहीं होता है, वो यही है कि बे में नॉर्मली वाइडर माउथ होता है, ये ज्यादा इंक्लूड होता है, और बाकी ये लार्ज और डीपर जनरल होता है, बट एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं दोनों जगह। ठीक है, तो अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब हम एक्सेप्शंस भी, हम चीजें पता है कि जो डेफिनेशंस होते हैं उसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं।
अब एक और वर्सेस वाला केस है, सी वाटर वर्सेस फ्रेश वाटर, जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। अब सी वाटर को क्या कहते हैं? सी वाटर को तुम सॉल्ट वाटर भी कह देते हो, ओशन वाटर भी कह देते हो, सी वाटर भी कह देते हो। तो मोटा मोटी मतलब ये तीनों का मतलब वही है, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट का कंटेंट कम है, तो हैज अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बाय डेफिनेशन यही है कि सी वाटर सी वाटर और सॉल्ट वाटर, द वाटर दैट इज वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और फ्रेश वाटर है द वाटर विच हैज वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सो हाई और लो लिख दो, कंपैरेटिवली चीजें होती हैं, ठीक है। तो लो कंसंट ऐसा नहीं होता जो हम पानी पीते हैं उसमें सॉल्ट नहीं होता, बट बहुत कम होता है, इसलिए हमें वो सॉल्टी टेस्ट नहीं आएगा। जबकि सी वाटर पीने में सॉल्टी टेस्ट आएगा क्योंकि उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सी वाटर होता है अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सो अनफिट है कंजम्पशन के, मे बी कुछ फिश होते हैं, फिश में कुछ तरीका होगा उसको फिल्टर आउट करके चीजें करने का, बट लैंड एनिमल के लिए तो ऑलमोस्ट मोस्टली के लिए सबके लिए वो अनफिट है, उसको पी के नहीं जिंदा रहा जा सकता। जबकि फ्रेश वाटर फिट होता है कंजम्पशन के लिए, लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब यहाँ पे यही डेफिनेशन है कि जो सी वाटर सॉल्ट वाटर है, 97% ऑफ द अर्थ का वाटर तुम्हारा सॉल्टी है, और सिर्फ 3% ऑफ अर्थ का वाटर फ्रेश है। और चूंकि फ्रेश वाटर ही हम पी सकते हैं और यूज कर सकते हैं नहाने धोने या दूसरे काम के लिए, सॉल्ट वाटर से नहाएंगे तो सॉल्ट ही पानी सूखने के बाद जम जाएगा, तो इसलिए इतना मारा मारी है। जब बोलेंगे यार दुनिया में इतना पानी है, फिर पानी बचाओ क्यों? ये इसलिए पानी बचाओ क्योंकि जो पानी काम का पानी है वो सिर्फ 3% है, और उसमें भी आधा इससे ज्यादा परसेंट ग्लेशियर में ट्रैप्ड है, ठीक है। अब कहां कहां फाउंड होता है? तो ऑब्वियसली जो सी और ओशन में फाउंड होता है, और ये कहां फाउंड होता है? तो फ्रेश वाटर तुम्हारा ग्लेशियर में फाउंड होता है, रिवर्स में फाउंड होता है, लेक्स में फाउंड होता है, और एटमॉस्फेयर में तुम्हारा और ग्राउंड वाटर में तुम्हारा फाउंड होता है जो फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये भी तरीके लिखने का है, तो ये सब तुमको आना चाहिए। पॉइंट्स में लिखना, इस तरह से दो चीज को वर्सेस करके लिखना, जब डिफरेंट बनाने का मौका आए, तो ये सारा विद द टाइम सीखो, नोट्स खुद बनाओ। और ये नोट्स अब जो अगेन मैं कह रहा हूं कि जो जिनके पास टाइम नहीं है वो डायरेक्टली प्रिंट आउट करके भी यूज कर लो नोट्स के, बट होपफुली तुम जॉब वॉब है तो मैच्योर इनफ होगे कि इसको फिर चीजें समझ सको। बट जो जिनके पास टाइम है, बेटर रहेगा कि ये नोट्स को कॉपी खुद की हैंड राइटिंग में करो, अपनी नोटबुक में करो, और उसमें कुछ एडिशन करना हो, कुछ सब्ट्रैक्शन करना हो, फील फ्री टू डू दैट। वही तुम्हारा लर्निंग एक्सरसाइज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर क्या है? अब जस्ट मैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैंने आउट ऑफ ये बता दिया था कि विद द टाइम तुमको पता होना चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। ये ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ लोगे तो अगर स्टूडेंट भी हो तो आज तुमको इसके बारे में पता रहेगा, तो हायर क्लासेस में कहीं ना कहीं ये मेंशन होगी ही होगी, और यूपीएससी के में तो सिलेबस का पार्ट ही है। आंसर लिखने में तुमको ये सारे जो टर्म्स है ये बेसिक तुमको पता होने चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्टली नंबर ना भी याद हो तो मोटा मोटी, ताकि तुमको डिफरेंस पता रहे, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर क्या है, तो ग्लेशियर एंड आइस कैप हैव ऑलमोस्ट 70% वाटर, मतलब 69% वाटर तुम्हारा ग्लेशियर और आइस कैप में, मतलब वो ट्रैप्ड है, तुम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, चाहे वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड हो, या गंगोत्री ग्लेशियर में ट्रैप्ड हो, या हिमालय के ऊपर ट्रैप्ड हो, बट वो ग्लेशियर और आइस कैप के पार्ट हैं, ठीक है। तो सोचो उस 3% में भी जो ऑलमोस्ट 70%, 69% उसका ग्लेशियर और आइस कैप में है। ग्राउंड वाटर तुम्हारा बाकी 30% ग्राउंड वाटर है, इसलिए ज्यादातर हिस्टोरिकली हम ग्राउंड वाटर निकाल के यूज करते हैं, और जो सरफेस वाटर फ्लो करता है वो सिर्फ 1% है, ठीक है। तो सरफेस वाटर ऑब्वियसली रिवर में जो सरफेस वाटर एक टाइम पे जो वाटर है सारे रिवर में वर्क है, वो सिर्फ 1% ऑफ द फ्रेश वाटर है, और वो वाटर ऑब्वियसली सर्कुलेट करता है, रिवर में आता जाता है पानी, और वो सी का पार्ट बनता जाता है वाटर साइकिल से वापस एक सर्कुलर फॉर्म में, जो कि डिस्कस किया था हमने। तो सोचो सरफेस वाटर जो रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में और सिर्फ 1% है, ये 1% अर्थ के 1% का नहीं, ये इस 3% ऑफ वाटर का है, जो यहां भी मैंने लिखा है कि 3% ऑफ टोटल अर्थ वाटर का, 3% का 69% तुम्हारा ग्लेशियर और आइस कैप में है, 30% ग्राउंड वाटर में है, और इस 3% का भी 1% तुम्हारा रिवर और लेक और पॉन्ड्स में है। तो सोचो कितना कम पानी है, तो उस हिसाब से सोचो ओशियंस और वो कितना बहुत बड़ा है, ठीक है। फर्दर आते हैं अब ओशियंस के डिफरेंट ओशियन का है, तो 5 ओशियंस हैं वर्ल्ड में, जो हमने मैप में वापस से तुम देख के पढ़ लेना।
देखना, जैसे हमने डिस्कस किया था। एक हमारा पैसिफिक ओशन है जो कि लार्जेस्ट है, पैसिफिक ओशन से छोटा अटलांटिक ओशन है, उससे छोटा इंडियन ओशन है, उससे छोटा सदर्न ओशन है, और उस सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है हमारा, स्मॉलेस्ट है। तो ये साइज से मतलब घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये तुमको आई होप सबको पता है ये सारे लोकेशन, और ये जितना बार बार देखोगे इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं ओशन एंड ओशंस आर कंटिन्यूअस वाटर बॉडी, बाउंड्रीज आर कन्वेंशनल। ये बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए कि ओशंस की कोई भी बाउंड्री नहीं है। जो भी बाउंड्रीज है ओशन की, ये जो भी लाइन खींचा गया है ओशन पे, चाहे ये लाइन हो या ये लाइन हो, ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, कोई रियल बाउंड्री नहीं है ओशन के बीच में। ठीक है, अब मरीन क्या होते हैं, जैसे कि वर्ड हमने पढ़ा था, मरीन इज रिलेटेड और फाउंड इन द सी और ओशन। कोई भी चीज सी और ओशन में है तो उसको जनरली एक वर्ड मरीन कहते हैं। मरीन एनिमल तो मतलब सी और ओशन में रहने वाले फिश और एनिमल। मरीन प्लांट, सी और ओशन के प्लांट। फ्लोरा मतलब एक जनरल टर्म है जिसमें एल मतलब प्लांट का से है एक तरह से, तो जो भी प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो जनरली फ्लोरा एक जेनरिक वर्ड है प्लांट्स के लिए, जिसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अलग है, मरीन फ्लोरा हुआ, प्री हिस्टोरिक फ्लोरा हुआ, चाहे टाइम के ले लो, चाहे कंट्री से ले लो, चाहे रीजन से ले लो। फौना होता है मतलब द एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, इसलिए मैंने ऐसे ये लिख दिया है कि ऊपर के डेफिनेशन कंटिन्यू करना। तो फ्लोरा हो गया प्लांट लाइफ, और फौना हो गया एनिमल लाइफ। मरीन फौना क्या हो गया, मरीन मतलब हो गया सी और ओशन से रिलेटेड, फौना मतलब एनिमल। तो क्या क्या है मरी सी के एनिमल, जैसे फिश हैं, डॉल्फिन है, वेल्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इंडियन ओशन, चूंकि इंडियन ओशन हमारा इंडिया में हम है, तो इंडियन ओशन हमारे ज्यादा दिल के करीब है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान रखना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी था। तो इंडियन ओशन बाउंडेड बाय एशिया, नॉर्थ साइड में एशिया है, वेस्ट साइड में अफ्रीका है, और ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ साइड में तुम्हारा सदर्न ओशन है, जो तुम्हारा इंडियन ओशन के। और मैं चाहता हूं कि ये हमने डिस्कस किया था और तुम वापस से इसको देखो, बार बार जब भी इस तरह का रिवीजन करो तो वो देखो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और यहाँ सदर्न ओशन, तो ये तुमको एकदम याद हो जाए, बार बार रिवाइज करो। उसी तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अरेबियन सी है इंपॉर्टेंट पार्ट, और तुम्हारा वेस्ट साइड में इंडिया के, और बे ऑफ बंगाल है तुम्हारा ईस्ट साइड में इंडिया के। अरेबियन सी में इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप तुम्हारा लक्षद्वीप आइलैंड है, और बे ऑफ बंगाल में इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा इंडिया है, इसके ईस्ट वेस्ट हमेशा ये एकदम रटा होना चाहिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान निकोबार है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी और उसमें लक्षद्वीप का आइलैंड है। ठीक है, तो एकदम क्लियर है चीजें। अब रेलेवेंस थोड़ा सा, इसमें रेलेवेंस मतलब उसकी क्या रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा। एक तो मॉनसून सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन क्यों हमारा रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। मॉनसून सिस्टम, जो इंडिया में मॉनसून होता है वो ओरिजिनेट करता है, जो बादल बादल बन के इंडिया में आते हैं ना, वो इंडियन ओशन में ही ओरिजिनेट करता है मेनली। फिर इवन अगर बे ऑफ बंगाल साइड से भी ऐसे घूम के आता है बिहार विहार में, तो वो भी इंडियन ओशियन वाला ही मतलब इस साइड से ही आके, मतलब इस साइड से ही आके फिर आके वो ऐसे कर्व करता है, जो मॉनसून देखोगे ऐसे आता है। ठीक है, तो जो भी आता है वो अरेबियन मतलब इंडियन ओशन से ही आता है, अरेबियन से नहीं, इंडियन ओशन से, ये सारा इंडियन ओशन का पार्ट है। तो इधर से भी अगर कोई आता है तो वो इंडियन ओशन है, ये सारा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन से, ये सारा इंडियन ओशन है। तो ये जो रेलेवेंस है ये हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ओशन का। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन है, क्योंकि इंडिया को ऑलमोस्ट तुम्हारा 3 पार्ट से, मतलब इस पूरे इधर यहां से लेके इंडिया का यहां तक तुम्हारा इंडियन ओशन ही इंडिया को सराउंड किया हुआ है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, शिप विप से होता है रूट है, जियो पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हो मोदी जी या हमारी गवर्नमेंट भी कहती रहती है कि जो इंडियन ओशन है वो बैकयार्ड ऑफ इंडिया है, मतलब वो इंडिया का पार्ट तुम नहीं बोल रहे हो, बट एक तरह से कह रहे हो कि वहां पे हमारा इन्फ्लुएंस रहता है। किसी को भी अगर इंडियन ओशन में प्रोटेक्शन की जरूरत है, या किसी को कोई तकलीफ है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमसे आके बोलो हम करेंगे। तो एक तरह से यहाँ पे इन्फ्लुएंस हम मानते हैं कि हमारा है। इसलिए चाइना के बहुत बार अगर सबमरीन अगर इंडियन ओशन में बहुत पेट्रोल करते हैं तो वो हमारे लिए कंसर्न की बात होता है। अब जैसे अमेरिका ने ईरान का रिसेंटली एक शिप उड़ा दिया था इंडियन ओशन में, तो ऐसा हो कि ठीक है ईरान में कितना भी बम गिर गया तो कोई इंडिया पे सवाल नहीं उठा रहा था, हमें क्या मतलब है ईरान ने अमेरिका या इसराइल पे बम गिरा दिया, लेकिन इंडियन ओशियन में डिस्ट्रॉय कर दिया। ये फिर हमारे इज्जत पे बात बनाती है, क्योंकि इंडियन ओशियन हमारा पार्ट नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, वो हमारा इन्फ्लुएंस का रीजन है। तो मतलब जैसे कि तुम एरिया के मतलब वो हो मतलब दबंग आदमी हो यहाँ पे, तो तुम्हारा पूरा गांव तुम्हारा घर नहीं है, बट उस गांव में तुम्हारा चलती है ना। अगर उस गांव में तुम्हारी मर्जी के बिना कोई कुछ कर दे तो तुम्हारी इज्जत पे फिर बात आ जाएगी। तो वैसे इंडियन ओशन हमारा एरिया है, तो वहां पे कुछ भी हो तो इंडिया चाहता है कि वो उसमें लीड करे या वो उसको कंट्रोल करे, वो उसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, ट्रेड है, चाहे जियो पॉलिटिक्स है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मस्त है इंडियन ओशन से, ऑब्वियसली ऑयल, मुंबई के पास ऑयल रिग है, ऑयल का रिसोर्सेज है, गैस का रिसोर्सेज है इसमें, और एक्सटेंसिव मिनरल डिपॉजिट होती हैं सी में। ये तुम याद करोगे इसको, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं। नोड्यूल्स छोटे छोटे एक तरह से पत्थर के गोले होंगे, और पॉलीमेटालिक मतलब मल्टीपल मेटल्स उसमें पाए जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल है एमएन, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज हो गया। एमएन किसका है? मैंगनीज है कि मैग्नीशियम है, मैंने खुद ही लिखा था मुझे लगता है एमएन केमिकल। ये तो एमएन हमारा मैंगनीज है, एमजी तुम्हारा मैग्नीशियम है, तो एमएन मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, सीओ। इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा, तुम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस तरह से जो भी तुमको एनआई का मतलब नहीं पता, सीओ का मतलब, सी छोटा ओ का मतलब नहीं पता, सीयू कॉपर का मतलब नहीं पता, सर्च करो यार, चीजें सीखो। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है तुम्हारी क्यूरियोसिटी के, तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह के मेटल हमें सी के बेड पे मिलते हैं, नोड्यूल्स, तो वहां से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। उसके अलावा रिच बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्स तो है ही, फिश और कोरल्स। कोरल्स वैसे डायरेक्टली यूज ना भी करें, बट फिश तो एक इंपॉर्टेंट फूड का सोर्सेस है हमारे पास्ट हिस्ट्री से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ओशंस और डिजास्टर डिस्कस करते हैं। ओशंस में किस तरह के डिजास्टर आते हैं? ओशंस में तुम्हारे साइक्लोन आता है। साइक्लोन एक बहुत डिजास्टर है। साइक्लोन का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ वायलेंट स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव्स इन सर्कल। तो स्टॉर्म एक जनरल होता है जिसमें इवेंट है, वायलेंट इवेंट, जिसमें चाहे तेज रेनफॉल हुआ या तेज हवाएं चल रही है। साइक्लोन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टॉर्म है जिसमें जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना वो सर्किल के फॉर्म में होती है, इसलिए वाइड साइकिल, जैसे साइकिल मतलब गोल चीज होता है ना, तो साइक्लोन वही वर्ड से आया कि वहां पे जो एयर रोटेट करती हैं वो सर्कल के फॉर्म में करती हैं। ठीक है, अब साइक्लोन इज अ लार्ज, अब यूपीएससी थोड़ा एडवांस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भी काम चल जाएगा तुम्हारा क्लास 6 स्टूडेंट के लिए, बट अगर तुमको एडवांस डेफिनेशन चाहिए तो ये है कि साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल सिस्टम ऑफ विंड रोटेटिंग इनवर्ड टुवर्ड्स अ सेंटर, ठीक है, ऑफ अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो तो इसमें जस्ट मैंने लिख दिया है, अभी 6 क्लास के स्टूडेंट हो तो तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यूपीएससी वाले स्टूडेंट एक बार सारे इन टर्म्स पे कर लो। तो साइक्लोन क्या होता है? जो साइक्लोन है तुम्हारा, साइक्लोन में बेसिकली जो ये हमारा साइक्लोन का ये है, तो इसमें एक सेंटर होता है, तो विंड बाहर से इस सेंटर की तरफ जाती है, बाहर से विंड सेंटर की तरफ जाती है, और वो सेंटर की तरफ विंड इसलिए जाती है क्योंकि वहां लो प्रेशर बेल्ट बना होता है। तो जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम पता चलेंगे कि विंड हमेशा हाई से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जाती है। तो साइक्लोन एक तरह से लार्ज स्केल सिस्टम है। देखो कितना बड़ा सिस्टम है, ऑलमोस्ट इंडिया को पूरा कवर कर लेता है, एक कंट्री को, जो बड़ा साइक्लोन होता है। ठीक है, जहां पे विंड रोटेट करती है अंदर की तरफ, इनवर्ड टुवर्ड्स अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर बेल्ट, तो वो जो सेंटर होता है वो लो प्रेशर बेल्ट होता है। तो ये एडवांस डेफिनेशन है जिसमें मैंने लिखा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, और ये सिंपल जनरल डेफिनेशन है। एग्जाम में ये याद रहे चाहे ये याद रहे, दोनों लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। ये याद रहेगा तो थोड़ा लगेगा कि भाई ये टर्म्स लिखा है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रोटेटिंग विंड सेंटर, और बाकी ये भी स्ट्रॉन्ग विंड मूव्स इन अ सर्कल, ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब ये भी फर्दर मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन जस्ट याद अभी कर लो क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन है, बट ये फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे। तो अब साइक्लोन रोटेट करता है, तो
जो नदर्न हेमिस्फीयर में वो रोटेट करता है वो काउंटर क्लॉकवाइज करता है। काउंटर मतलब होता है काउंटर मतलब होता है अपोजिट, और क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, यानी क्लॉक अगर ऐसे चल रहा है तो काउंटर उसका उल्टा चलता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जब भी साइक्लोन आता है तो वो उसमें जो विंड होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है नदर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर जो साइक्लोन आता है, चूंकि हमें पता है कि विंड रोटेट कर रही है, तो उसमें जो विंड रोटेट करती है वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है। क्यों करती है ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है रोटेशन के लिए, ठीक है। अब साइक्लोन क्या लाता है? साइक्लोन ब्रिंग्स हेवी रेन। अब चूंकि तुम यहां देखोगे कि ये जो साइक्लोन है, अगर मैंने साइक्लोन सर्च किया और मुझे ये उजला उजला चीजें ऐसे गोल गोल घूमता दिख रहा है, तो एयर तो घूम रहा है, वो तो दिखेगा नहीं, एयर तो इनविजिबल होता है। तो ये उजला उजला क्या दिख रहा है हमें, चाहे इस वाले इमेज में चाहे इस वाले इमेज में, ये बादल है, ठीक है, जो क्लाउड्स हैं। तो अब जहां भी क्लाउड्स होंगे तो वहां पे रेनफॉल आएगा। तो साइक्लोन बेसिकली हेवी रेन भी लाता है, और ऑब्वियसली चूंकि विंड ही घूम रही है तो स्ट्रॉन्ग विंड भी लाता है। तो जब भी साइक्लोन कभी कोस्टल एरिया पे साइक्लोन आता है तो तेज हवा भी चलती है और बहुत तेज बारिश भी होती है। एंड स्टॉर्म सर्ज क्या होता है? जो सी वाटर राइज कर जाता है साइक्लोन की वजह से। ऑब्वियसली जब साइक्लोन ऐसे घूम रहा है सी के ऊपर, तो सी के वाटर पे प्रेशर डालेगा। तो अगर तुम जैसे कि तुम एक वो लो, क्या बोलते हैं, इनफैक्ट जस्ट बकेट के पानी को ऐसे रोटेट करो तो बीच में गड्ढा हो जाता है और साइड से चीजें उठ जाती है, क्योंकि वहां प्रेशर है। या तुम अपना हाथ डालो या कुछ भी करो तो पानी साइड में राइज करता है। तो वही जब भी साइक्लोन आता है, चूंकि बहुत रीजन हो सकता है, एक तो एयर की वजह से भी हो सकता है, या तो तुम्हारा वहां पे स्पेसिफिकली बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब तक बारिश होगी तो वहां पे पानी राइज तो करेगा, फिर वापस से वो ग्रेविटी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन एट अ पॉइंट वो राइज करता है। दोनों रीजन के वजह से वो हवा के वजह से भी, चूंकि हवा सी वाटर को भी पुश कर रहा है, और वहां पे चूंकि बहुत बारिश हो रही है तो लोकल एरिया में वहां पे सी लेवल राइज करता है। तो इसको स्टॉर्म सर्ज भी कहते हैं। ऑफन रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट कोस्टल डैमेज। तो ये सुनामी नहीं है, ये जनरल सी लेवल का राइजिंग है, ठीक। तो storm surge is the rise in sea water level that is generated by the storm और cyclone। तो जब इस storm या cyclone से के वजह से अगर सी लेवल राइज करता है उसको storm surge कहते हैं। तो cyclone तुम्हारा हेवी रेन भी लाता है, विंड भी लाता है, और storm surge भी लाता है। अब दूसरा, ये एक साइक्लोन एक डिजास्टर है ओशियन का। दूसरा डिजास्टर जो हमने पढ़ा था वो है सुनामी। तो ग्रेट डिटेल में हमने डिस्कस किया था जब वीडियो कर रहे थे। तो क्या है सुनामी? अब देखो, अब नोट्स का ये फायदा है कि डायरेक्ट ना पॉइंट्स और डेफिनेशंस रहेंगे, कोई वो एनसीईआरटी जैसा नॉलेज मतलब ज्ञान पैराग्राफ में नहीं रहेगा। वो इनिशियल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शुरू में लर्न करने के लिए, और ये फिर बाद में रिवीजन करने के लिए। अगर डायरेक्ट नोट से ही पढ़ने लगोगे ना तो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। फर्क इतना है, एनसीईआरटी वन टाइम अफेयर है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, और नोट्स बार बार रिवीजन का अफेयर है, और नोट्स विद द टाइम तुम अपना इंप्रूव करते रहो। तो सुनामी क्या है? सुनामी इज अ सीरीज ऑफ ह्यूज एंड पावरफुल वेव generally caused by the strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the ocean। तो unlike a storm surge जो कि हवा और बारिश कर रहा होता है, साइक्लोन सुनामी के टाइम कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सी पे ऐसे घूम रहे होगे, ना हवा है ना बारिश है, सडनली सी दूर जाएगा और बहुत ऊंची ऊंची वेव आके हमला कर देंगे, लैंड पे तुमको डुबा देंगे। तो ये होता है। तो सुनामी वो होता है, और ये कॉज क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वॉल्केनिक, जो जब अर्थ के मतलब सी के मतलब जो सी के बॉटम में अगर कोई अर्थक्वेक आया या वॉल्केनिक इरप्शन आया, तो जिसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होता है, वेव बनता है, और वही सुनामी करती है। तो सुनामी सीरीज ऑफ वेव होता है। ऐसा नहीं होता जब सुनामी आता है तो एक वेव आती है, एक वेव आएगी, फिर वो जाएगी, फिर दूसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी। जब भी तुम पानी फेंकते हो, पानी को डिस्टर्ब करते हो, तो एक वेव नहीं बनती है, वेव के रिपल्स बनते हैं। Waves are formed due to the sudden large scale displacement of water। So wave का जस्ट कॉज मैंने लिख दिया है कि जब भी इस तरह का वॉल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक होगा तो सडन लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से वेव बनता है। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर
सबमर्ज कोस्टल एरिया कॉजिंग वाइडस्प्रेड डैमेज। तो जहां भी अब मान एक जगह सुनामी आया तो उससे वेव बनता है, वो अब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था 2004 में, और जिसके वजह से सुनामी हमारा इंडिया के कोस्टल में, केरला तमिलनाडु में सुनामी कोस्टल एरिया में देखने मिली थी। दे आर नॉट टाइडल वेव, डिस्कस इन द फ्यूचर। तो सुनामी टाइडल वेव नहीं है, टाइडल वेव भी एक चीज होती है, हाई वेव होता है, और वो मून के ग्रेविटी से होता है, जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो सुनामी डिफरेंट फ्रॉम द टाइडल वेव। टाइडल वेव जेनरिक है, साइक्लिक है, सुनामी तुम्हारा रेयर इवेंट है, ठीक है, जो कि अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन से होता है। क्लियर हो गया सुनामी। अब एक एग्जांपल है, 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आया था, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, 2 लाख से करीब लोगों ने अपनी जान खो दी थी। ओरिजिन हुआ था कहां? अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। अफेक्ट कितनी कंट्री? ऑलमोस्ट 13 कंट्री अफेक्ट हुई थी इंडियन ओशन रीजन की, जिसमें अब तुम्हारा इंडिया में क्या क्या एरिया अफेक्ट हुआ था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अफेक्ट हुआ था, ऑब्वियसली वो तो है ही, और अंडमान एंड निकोबार तो हो गई, और तुम्हारा केरला और तमिलनाडु का कोस्ट अफेक्ट हुआ था। टू प्रिवेंट फ्यूचर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अब फ्यूचर में सुनामी से डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अब हम इंस्टॉल कर चुके हैं। इंडियन ओशन में इंस्टॉल होने वाली अर्ली वार्निंग सिस्टम का नाम है इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, ठीक है, जो इंडिया और बहुत सारी इंडियन ओशन की कंट्री मिलकर इसको बनाई है और ऑपरेट करती है, ठीक है। अब इसमें हमने फर्दर पढ़ा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक तरह से सिलेबस का पार्ट ही है, एक सब्जेक्ट ही है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो GS3 यानी जनरल स्टडी 3 के पेपर में यूपीएससी में आता है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? इवेंट दैट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आज हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कोई भी वायलेंट इंफॉर्मेशन इन जनरल नहीं, कि अगर दूर दराज के इलाके में कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है, जिससे कोई ना तो इंसान की जान जा रही है ना बनाई प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, तो वो डिजास्टर नहीं है। लेकिन कहीं पे भी कुछ भी इवेंट होता है, चाहे आग लग जाती है, स्टॉर्म आ जाता है, जहां पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी की लॉस होती है, या लैंडस्लाइड होता है, या अर्थक्वेक होता है, या साइक्लोन है, सुनामी है, जहां पे लाइफ और प्रॉपर्टी की होती है, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। और उसका जो मैनेजमेंट, उसकी जो हैंडलिंग है, इट इज कम्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गया। इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट कौन करता है? एनडीएमए करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डील्स विद ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर। तो जब भी देखोगे कि कहीं पे स्टॉर्म फ्लड ये होता है, तो एनडीएमए की टीम वहां पहुंचती है और वो डिजास्टर को मैनेज करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की। अब ओशन पढ़नी है, अब कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंट आता है लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मासेस। तो कॉन्टिनेंट कंटिन्यूअस लैंड मासेस है, टूटे टूटे नहीं है एक तरह से, बट वेरी लार्ज लैंड मास है, ठीक है। लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास है, डिस्टिंग्विश्ड बाय द ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल और कल्चरल फीचर से इसको लार्ज लैंड मास है, इनको आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। जनरली ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल फीचर होता है अलग अलग दिख गया, बट यूरेशिया के केस में यूरोप और एशिया हमारा कल्चरल फीचर पे डिवाइडेड है। कोई वैसा मतलब माउंटेन है, बट वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। माउंटेन तो तुम्हारा इंडिया और चाइना के बीच में है, बट हम दोनों एशिया के पार्ट हैं। 7 कॉन्टिनेंट, ये रहे 7 कॉन्टिनेंट, और घटते क्रम में है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे लार्जेस्ट है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा प्यारा ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सिर्फ एक कंट्री है। ऑब्वियसली अंटार्कटिका में भी एक ही कंट्री होगी, कोई मतलब अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री नहीं है, वैसा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी यूरोप, नॉर्थ साउथ एशिया में तो बहुत सारी कंट्री हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ और बहुत बार कॉन्टिनेंट्स को कंबाइन करके कहा जाता है, जैसे यूरेशिया एक टर्म है जो यूरोप और एशिया को जब भी कंबाइन करते हो कहा जाता है। कभी कभी अमेरिका एक जनरल टर्म यूज कर दिया जाता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कंबाइन करके। ओलंपिक रिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ओलंपिक रिंग में 5 रिंग होता है, और वो 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट को जिसमें ह्यूमन रहते हैं। तो इसलिए अंटार्कटिका पहले ही हट गया, और अमेरिका को वो कंबाइन करके लिखते हैं, नॉर्थ और साउथ को। तो अंटार्कटिका हट गया तो 7 में से 6 बचा, और अमेरिका और यानी कि 2 को मिला के 1 कर दिया तो 1 हो गया, तो टोटल सिर्फ 5 रिंग बच गए। तो 5 में तुम्हारा अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया जिसमें नॉर्थ साउथ कंबाइंड है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ठीक है। अब हम आते हैं आइलैंड्स पे। आइलैंड क्या है? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। तो आइलैंड क्या है? पीस ऑफ लैंड है कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। सो पीस ऑफ, और इसको जस्ट यहां पे तुम पीस ऑफ लैंड कह सकते हो या स्मॉल पीस ऑफ लैंड कह सकते हो।
ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड है या बहुत बड़ा, जैसे ग्रीनलैंड कोई खास स्मॉल नहीं है, तो ये डिबेटेबल है, बहुत बड़ा। तो एक पीस ऑफ लैंड है जो कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर है। ऑस्ट्रेलिया भी कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, बट वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसको लैंड नहीं कहते हैं। उसी तरह से ग्रीनलैंड है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन वो मतलब बड़ा है बट बहुत बड़ा नहीं है, तो उसको कॉन्टिनेंट नहीं कह के उसको आइलैंड ही कहते हैं। तो इस तरह का डेफिनेशन। तो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड इन द प्लेनेट, बहुत लैक ऑफ आइलैंड इन द प्लेनेट है। हमने देखा था कि कितने ज्यादा जो छोटे 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 ये सारे आइलैंड है, ये हमारा ग्रीनलैंड है जिसको हम कह रहे हैं सबसे बड़ा। ऑस्ट्रेलिया भी एक आइलैंड है, बट वो इतना बड़ा है कि उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। ग्रीनलैंड भी बड़ा है, बट बहुत बड़ा नहीं है कि कॉन्टिनेंट कहा जाए, तो इसलिए उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इंडिया में क्या है, इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड। 1300 स्मॉल आइलैंड है हमारे पास, जो कि और जो 1300 स्मॉल आइलैंड है अलग अलग जगह है, बट ये दो मेजर ग्रुप भी है आइलैंड का। दो मेजर ग्रुप क्या है आइलैंड का? एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कहां पे है ये? बे ऑफ बंगाल में है। ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, और इसमें 836 के करीब आइलैंड है, जिसमें लेकिन 31 इनहेबिटेड है। तो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पे, क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट रुक जाओ बस, इसमें बस साफ कर दो मैं। अच्छा ठीक है, ये जो अंडमान एंड निकोबार है, तो ये छोटे 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 छोटे, इसमें तुम देखोगे कि कितने हैं, 836 आइलैंड्स है, जिसमें से 31 इनहेबिटेड है। 31 पे आदमी रहते हैं, बाकी पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, क्या बोलते हैं, बस जानवर, पेड़ और दूसरी चीजें होंगी। ठीक है, कैपिटल पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम पोर्ट ब्लेयर कहलाता था। अब गवर्नमेंट ने पोर्ट ब्लेयर को रीनेम कर दिया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, तो ये कैपिटल है हमारा अंडमान एंड निकोबार का। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऐसे बनता है। ठीक है, ऊपर वाले जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इनको अंडमान आइलैंड कहते हैं, और पोर्ट ब्लेयर उसी में आता है। जो पोर्ट ब्लेयर है इज नथिंग बट विजयपुरम। ठीक है, तो ना कोई ये नहीं। और नीचे वाले जो आइलैंड है इनको निकोबार आइलैंड कहते हैं। तो इसलिए ओवरऑल ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इनको डिवाइड करता है। 10 डिग्री इसलिए चैनल होता है एक तरह से वाटर बॉडी जो दो लैंड बॉडी को डिवाइड करती है, जैसे इंग्लिश चैनल हुआ, इंग्लैंड और यूरोप के बीच का होगा। और उसी तरह से 10 डिग्री चैनल कहते हैं जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। 10 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमने लैटिट्यूड पढ़ी थी वो 10 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है। तो ये देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये जो है 10 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, तो यही वाला जो 10 डिग्री लैटिट्यूड, ये जो, इसलिए इस चैनल का नाम जो कि अंडमान और निकोबार को करता है, इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक है, तो कोई है ना, 10 डिग्री चैनल इज अ नैरो वाटरवे सेपरेटिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और 10 डिग्री नाम क्यों है? क्योंकि वो 10 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ठीक है, मस्त है ये इंफॉर्मेशन, यूपीएससी के लिए और चीजें के लिए काफी है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? इट इज इन द अरेबियन सी में है, यूनियन टेरिटरी है ये भी, जैसे अंडमान को ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे सिर्फ 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में, कंपैरेटिवली काफी छोटा है अंडमान से, और सिर्फ 10 आइलैंड यहाँ पे इनहेबिटेड है आउट ऑफ 36। बाकी 16 पर ह्यूमंस नहीं रहते हैं। मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप आइलैंड के, ये कोरल आइलैंड है, जो कोरल ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे बने हुए हैं। ये कोई कोरल से बने हुए हैं। क्या होते हैं कोरल, इनका डिटेल हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में, बट याद रखो कि कोरल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म जो कोरल लीफ बने होते हैं, वो सिम्बायोटिक, तो वो एक स्केलेटल, उनका स्केलेटन होता है, वो बनाते हैं, वो मरते जाते हैं, वो स्केलेटन बचता जाता है, तो विद द टाइम वो आइलैंड बन जाता है। तो जो लक्षद्वीप है वो कोई वैसा नहीं, ज्योग्राफिकली नहीं बना है सैंड या किसी से, मेजॉरिटी वो कोरल आइलैंड है, कोरल लीफ से बना है। इसका डिटेल हम फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना चीजें हल्की हल्की चीजें जान लोगे विद द टाइम तुम्हारे लिए, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है, इतनी चीजें जाननी है, तो जितना उसमें जान लोगे आगे का बर्डन कम हो जाएगा। तो लक्षद्वीप क्लियर है, अरेबियन सी में, यूनियन टेरिटरी, 36 आइलैंड है, 10 इनहेबिटेड है, मेनली कोरल आइलैंड है ये। ठीक है, कोरल रीफ, कोरल आइलैंड है, कोरल रीफ तो नहीं, कोरल आइलैंड है, और कैपिटल इसका करावती इसका कैपिटल है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन था सारी चीज में। अंटार्कटिका क्या है? कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑब्वियसली जमा हुआ है, नीचे दिखता है हमको, हम लोगों को अंटार्कटिका, जैसे मैप में भी दिखेगा, ये पूरा व्हाइट है, ये जमा हुआ है, ठीक है। और 1981 से अंटार्कटिका में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज बीन एक्सप्लोरिंग द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर करा, और 1983 में हमने जाके एक तरह से परमानेंट बेस बना लिया, फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन अंटार्कटिका में, जिसको हम कहते हैं दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। कैसे नाम आया था ये हमने डिस्कस किया था, दक्षिण साउथ हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर गंगा की ग्लेशियर है, तो एक तरह से ग्लेशियर को हम कहते हैं कि साउथ वाला बड़ा सा ग्लेशियर, इसको कह सकते हैं, क्योंकि पूरा कॉन्टिनेंट ही एक तरह से ग्लेशियर से बना है, ऊपर मतलब नीचे लैंड भी है, बट मोटा मोटी ऊपर तो पूरा आइस शीट है, ठीक है। रिसर्च ऑन द इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से अंटार्कटिका पे रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये सारा हमने डिस्कस किया था अपने जनरल क्लास में, ठीक है। ओशंस एंड लाइफ, अब ओशंस एंड लाइफ क्या है? ओशंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ वाटर, अब ओशंस लाइफ को कैसे करता है? तो ओशंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जो हमने पढ़ा था कि क्लाउड से क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड कॉन्टिनेंट पे जाता है, बारिश होती है, नदी से वो पानी वापस से समुद्र में आती है, वापस से क्लाउड बन के जाता है, तो जो ये अर्थ का वाटर साइकिल है, ओशन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओशन सेंड्स रेन टू द कॉन्टिनेंट, नो ओशन नो रेन अर्थ डिजर्ट, ये सिंपल फॉर्मूला है, नो ओशन नो रेन अर्थ डिजर्ट रहेगा। ओशन आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग, अब ओशन को प्लैनेट्स का लंग कहा जाता है, क्यों? मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय ओशन फ्लोरा, ओशन के जो प्लांट होते हैं वो मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन वर्ल्ड का प्रोड्यूस करते हैं, और उनका नाम है फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। ओशन रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, ओशन क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, लाइफ सस्टेन करता है। पीपल, अब पीपल भी डायरेक्टली यूज करते हैं ओशन, किस किस के लिए? एक तो हमने पढ़ा था माइग्रेशन के लिए, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए, ट्रेड के लिए यूज करते हैं, सामान इधर उधर करने के लिए। आज भी शिप, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है ईरान, सोचो आज इतने मॉडर्न टाइम में भी तो सारा ट्रेड रुक गया है, ऑयल की चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आज भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड सी के थ्रू होता है, ठीक है, जो फिजिकल ट्रेड होता है ऑब्वियसली, फिजिकल गुड्स का, सर्विसेज का तो ऑनलाइन हो जाता है, तो जो ट्रेड होता है ऑल काइंड्स ऑफ गुड, उसके लिए ओशन यूज करते हैं। मिलिट्री कैंपेन, अमेरिका अपनी शिप भेज देता है, या सबमरीन है, या पास्ट के टाइम में भी हम चोल अंपायर हमारे इंडिया के, वो जाके हमने इधर कब्जा किया था दूसरे, मेरे ख्याल से थाईलैंड या बैंकॉक, इस तरह इस पे तो पढ़ेंगे सारा हम हिस्ट्री में, उतना नहीं है। तो पास में मिलिट्री कैंपेन में, अब जैसे ब्रिटिश इंडिया में आए तो शिप के थ्रू ही आए थे, कोई लैंड के थ्रू नहीं आए थे, तो मिलिट्री कैंपेन में यूज होता है। उसी तरह से नेपोलियन जब अफ्रीका में अपना कैंपेन कर रहा था, वो शिप के थ्रू मेजॉरिटी करता था। टू ऑब्टेन फूड थ्रू फिशिंग, इनफैक्ट हवाई जहाज से भी हमला किया जाता है, तो हवाई जहाज के लिए पॉसिबल नहीं होता उतना दूर जाना, तो वो शिप पे ही करके जाते हैं, जो आज वो होते हैं बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, तो मिलिट्री कैंपेन के लिए भी यूज होते हैं। और ऑब्वियसली सबसे मेजर सोर्स जो फूड का फिश के थ्रू है वो तो है ही, तो लोग ये सारे फायदे उठाते हैं ओशन से। ओशन ऑल्सो अफेक्ट द कल्चर, ऑब्वियसली सारे फोकलोर, भगवान, चीजें, बहुत लोगों के रिस्पेक्ट, डर और हर चीज के चीजें हैं, तो कल्चर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है ओशन। अब थ्रेट्स क्या क्या है ओशंस के? तो सबसे पहले जो, देखो वैसे तो बहुत थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग चीजें और वो सारी चीजें, बट एनसीईआरटी में जो लिखी थी फिलहाल वो डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरी चीजें शॉर्ट में। तो मेन जो वन ऑफ द थ्रेट है वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन, वन ऑफ द मेजर थ्रेट। क्यों? वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरीवेयर, और फिर प्लास्टिक वेस्ट गायब नहीं हो जाता, वो हमारी नजरों से गायब हो गया बट दुनिया से गायब नहीं हुआ है। फिर वो क्या करता है? किल मरीन लाइफ थ्रू इंजेक्शन, अब फिश विश उसको खा जाते हैं, वो पचता नहीं है, उससे उनकी मौत हो जाती है। इंटेंगलमेंट, उसमें फंस जाते हैं, प्लास्टिक में फंस गए, गले में फंस गया, पैर में फंस गया, तैर रहे हैं, जो नेट है उसमें फंस गए, तो उससे उनकी जान जाती है। उसके अलावा विद द टाइम प्लास्टिक डिग्रेड तो नहीं होते, बट छोटे छोटे पार्टों में टूट के माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं, वो माइक्रो प्लास्टिक फिश में चली जाती है। अब उस फिश को हम खाते हैं तो हमारे अंदर माइक्रो प्लास्टिक आ जाता है। वो माइक्रो प्लास्टिक ऐसा नहीं होता कि जैसे फूड डाइजेस्ट होकर बॉडी का पार्ट बन गया, वो प्लास्टिक हमेशा प्लास्टिक ही रहता है। विद द टाइम कितना हमें हार्म करता है ये तो टाइम ही बताएगा, ठीक है। बट सोचो, बॉडी धीरे धीरे प्लास्टिक की, हर चीज प्लास्टिक घुसता जा रहा है, ठीक है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन वन ऑफ द मेजर थ्रेट है ओशन का।
उसके अलावा ओवर फिशिंग, एक्सेसिव फिशिंग थ्रेट है, इट ड्रेन्स फिश स्टॉक। फिश स्टॉक देखो, फिश स्टॉक वही है ना, फिश ही अंडा देगी तो और फिश बनेगी, अगर सारा फिश उठा दोगे तो कौन अंडा देगा, फिर फिश क्या बनेगी। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिश निकालना से बैलेंस बना रहता है। उसी तरह से जैसे जैसे डियर था, नेचर में एक बैलेंस रहता है, शेर जितना मान लो हिरन खाएगा उतना हिरन प्रोड्यूस होती है, तो दोनों का नंबर में बैलेंस। जब ह्यूमन जाते हैं कोई चीज में तो ओवर किल करने लगते हैं, तो जितना वो स्पीशीज अपनी पॉपुलेशन बना नहीं पाता है उससे ज्यादा उसको हार्म कर देते हैं, तो विद द टाइम क्या होगा, खत्म हो जाएगा स्पीशीज, फिर बैठे रहो अपना बंदूक लेके। ठीक है, तो ओवर फिशिंग, एक्सेसिव फिशिंग से ड्रेन फिश स्टॉक एंड लीड्स टू डेथ ऑफ नॉन टारगेट स्पीशीज। अब जैसे टर्टल, डॉल्फिन, शार्क पकड़ना नहीं भी चाह रहे हैं, फिर भी वो उस जाल में फंस गए, चीजें करके मर गए। ठीक है, तो जिससे उनका मरीन लाइफ के बायोडाइवर्सिटी में बहुत डिक्लाइन आता है। उसके अलावा, इनके अलावा थ्रेट क्या है, क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है ओशन का, जिससे क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर मेल्ट करेगा, ओशन राइज हो जाएगा। ऑयल पॉल्यूशन एक है कि ऑयल कंटेनर जाती हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद वो ऑयल सी में फैल जाता है, तो वो भी है। एसिडिफिकेशन, विद द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज्यादा हो रहा है, तो वो फिर ओशन वाटर के साथ मिलके ऑक्सीजन मिल रहा है तो अच्छा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है, तो एसिडिफिकेशन हो जाता है। तो उससे भी सी लाइफ इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हर आदमी हर ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट के लिए एडेप्टिव है। अगर उस इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं, जैसे मान लो एक स्पेसिफिक पीएच लेवल, एसिडिक लेवल के लिए ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर चुका है इवोल्यूशन से, और सडनली एसिडिफिकेशन बढ़ गया ओशन का, तो उसके लिए अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। स्पेशली ये कोरल की लाइफ के लिए बहुत थ्रेट होता है। कैसे होता है ये, वी विल डिस्कस दिस इन फ्यूचर डिटेल। अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया हूं कि अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक एंड ओवर फिशिंग, क्लाइमेट चेंज, ऑयल पॉल्यूशन, एसिडिफिकेशन भी मेजर थ्रेट है हमारे ओशन लाइफ के। अब आते हैं वर्ल्ड ओशन डे है, कब मन होता है, 8 जून को सेलिब्रेट होता है। रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल, एक तो ओशन का मेजर रोल रिमाइंड करता है जो हमारे डेली लाइफ में ओशन प्ले करता है। Reminds of all major role the ocean plays in our daily life and reminds us of the collective responsibility, सबकी responsibility to protect ocean for future of our planet and humanity। तो humanity और planet के future के लिए oceans को protect करना कितना important है और हमारी responsibility है, ये भी World Ocean Day हमें remind करता है। So this was all about the notes। देखो notes मैंने लंबा बनाया क्योंकि मैंने additional informations भी डाले हैं। तुम लोग अपने हिसाब से इसको करो और कोशिश करो कि इसको हाथ से लिख के करो, हाथ से लिख लो ताकि एक तरह से लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, और खुद से लिखोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएगा। इसमें जो टर्म मैंने समझा दिया वो अच्छी बात है, जो टर्म तुमको लगता है नहीं आता है गूगल से करके खुद के ऐड करो। विद द टाइम अभी जितनी मेहनत करोगे आगे के प्रिपरेशन उतनी इजी होता जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद।